दिख रही थी, उनको क्या कहते हैं, फ्रांस की क्रांति दिख रही थी, उनको कहीं न कहीं अमेरिका की क्रांति भी दिख रही थी जो सशस्त्र क्रांति थी। अमेरिका की क्रांति तो अंग्रेजों के विरुद्ध ही सफल हुई थी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। तो अंग्रेजों को सबसे ज्यादा सशस्त्र क्रांति में ही डर था। वो कहते थे गांधीवादी बनो, कांग्रेसी बनो, जो भी बनो, क्रांतिकारी मत बनो। तो कैसे क्रांतिकारियों ने अपने विचारों से जनता को परिचित कराया? इसके लिए भगत सिंह फ्रंट से लीड करने का कार्य उन्होंने किया। हालांकि चंद्रशेखर आजाद तैयार नहीं थे। चंद्रशेखर आजाद अपने सबसे महत्वपूर्ण युवा क्रांतिकारी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन भगत सिंह ने कहा कि अपने विचारधारा से जनता को परिचित कराना ही पड़ेगा, नहीं तो हम लोग को हमेशा लोग आतंकवादी ही समझते रहे। समय आया 1929 में, जब सरकार पब्लिक सेफ्टी बिल और ट्रेड डिस्प्यूट बिल लाने वाली थी। पब्लिक सेफ्टी बिल के तहत फिर वही बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के तरह कानून बनने वाला था, रॉलेट एक्ट की तरह, किसी व्यक्ति को सेफ्टी के नाम पे कहीं गिरफ्तार करिए। ट्रेड डिस्प्यूट बिल के तहत मजदूरों के बहुत सारे अधिकार छीनने वाले थे, और जाहिर सी बात है दोनों के लिए आंदोलन ये क्रांतिकारी कर ही रहे थे। तय किया गया सेंट्रल असेंबली में बम फेंका जाएगा, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका जाएगा, और यह बम केवल आतताई और दमनकारी सत्ता को उनके गलत कार्यों के बारे में परिचित कराना होगा। वो फ्रांसीसी आंदोलन की तरह वो कहना चाहते थे कि बहरों को सुनाने के लिए अधिक कोलाहल करना पड़ता है, और इस बम को फेंकने का मादा और जिम्मेदारी सरदार भगत सिंह को मिला, और उनके साथ अंग्रेजी बोलने वाले बटुकेश्वर दत्त भी गए। 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका खाली बेंचों पर, जहां, और बम का इंटेंसिटी बहुत कम था, और ये युवा क्रांतिकारी बिना किसी अस्त्र शस्त्र के अपने आप को गिरफ्तार करवाए, क्योंकि उनका उद्देश्य था जनता को अपने विचारधारा से परिचित कराना। ये युवा क्रांतिकारी किसी को मारना नहीं चाहते थे। ये बम फेंकते वक्त तो उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी कि बहरों को सुनाने के लिए अधिक कोलाहल करना पड़ता है। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों की तरह वो चिल्ला रहे थे, बहरों को सुनाने के लिए अधिक कोलाहल करना पड़ता है। गिरफ्तार हुए, मुकदमा प्रारंभ हुआ। अंग्रेजों को लग रहा था कि इस खाली बेंचों पे फेंके गए बम से कोई बहुत बड़ा सजा तो मिलने वाला नहीं है, लेकिन अंग्रेज तो जान ही रहे हैं, आप अपने दमन के लिए, अपने खुफिया तंत्र के लिए बहुत जानकार, नामी जाने जाते थे। कुछ युवा क्रांतिकारी इनके साथ के और पकड़े गए, उनको जम के तोड़ा गया, और उसी में क्रांतिकारी कुछ टूट गए, और उन्हें बता दिया कि यह सरदार भगत सिंह है, ये वही सरदार भगत सिंह हैं जो सैंडर्स हत्याकांड के प्रमुख अभियुक्त हैं। अब तो अंग्रेजों को मनचाहा वरदान मिल गया, क्योंकि वो सरदार भगत सिंह को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे, और सैंडर्स हत्याकांड में उन्हें फंसाना और सैंडर्स हत्याकांड में भगत सिंह का शामिल होने की सूचना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। और सैंडर्स हत्याकांड में इन सरदार भगत सिंह और बहुत सारे युवा क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। लगभग 2 वर्षीय मुकदमा चला, 1929 से 31 तक। इस मुकदमा में रोज सुनवाई होती, रोज बयान दर्ज कराया जाता। युवा क्रांतिकारी सरफरोशी की तमन्ना, रग दे बसंती चोला गाते हुए कोर्ट में पेश होते। सरदार भगत सिंह इंग्लिश में, हिंदी में भाषण देते हुए अपना बयान दर्ज करवाते। रोज रिपोर्टर वहां बैठकर उनके बयान को नोट करते। अखबार में रोज क्योंकि पत्रकारिता तो उस समय आंदोलन था, मिशन था, आज की तरह कमीशन नहीं, मिशन था पत्रकारिता। पत्रकार उस समय भगत सिंह के विचार को लोगों को सुनाते। पूरा भारतवर्ष इस युवा क्रांतिकारी के विचार को समझता। 2 वर्ष तक भगत सिंह के बयान को लोगों ने इस प्रकार समझा, और भगत सिंह से और क्रांतिकारी आंदोलन से लोग इस प्रकार परिचित हुए कि भगत सिंह पूरे भारत के हीरो बन गए।
और एक समय तो ऐसा आया कि सरदार भगत सिंह का रुतबा, सरदार भगत सिंह की का अहमियत, मान सम्मान गांधी जी से भी ऊपर चला गया। मुझे लगता है बहुत सारे भारतीय नेताओं में डर भी पैदा हो गया होगा। एक 23 साल का युवा इतना विचार से, इतना वैचारिक सुदृढ़ हो सकता है कि वर्षों के पुराने नेताओं के नाम को पीछे कर देगा। भगत सिंह ने जेल में रहते हुए अनशन भी कर दिया, अच्छे भोजन को लेकर, पत्र पत्रिकाओं और अच्छी सुविधाओं को लेकर अनशन पर चले गए। और वास्तव में दुनिया के इतिहास में युवा क्रांतिकारियों का एक बहुत बड़ा अनशन रहा होगा। ये सभी युवा क्रांतिकारी भोजन त्याग दिए और सब चीज त्याग दिए। 64वें दिन जतिन दास जो बंगाल के नेता थे, उनकी मृत्यु हो गई। अंग्रेज सरकार बौखला गई और उन समस्त सुविधाओं को क्रांतिकारियों को उन्हें देना पड़ा। और भगत सिंह ने जेल में जो भी चाहा वो पाया। हालांकि उस समय इन क्रांतिकारियों के जो नेता थे, चंद्रशेखर आजाद, अभी जेल से बाहर थे। हालांकि चूंकि इस मुकदमा में 2 साल मुकदमा के दौरान सरदार भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई सांडर्स हत्याकांड में, और डेट तय किया गया 24 मार्च 1931 का। 24 मार्च 1931 को फांसी की सजा देने का तय किया गया। लेकिन इससे पहले फरवरी 1931 को ही अल्फ्रेड पार्क में चंद्रशेखर आजाद पुलिस के साथ संघर्ष करते हुए शहीद हो गए। हालांकि यह सूचना जब भगत सिंह के पास आई तो बड़े दुखित हुए और उनको लगा कि यह आंदोलन पूर्ण रूप से हमारे हाथ से, अब क्रांतिकारी आंदोलन पूर्ण रूप से हमारे हाथ से चला गया। लेकिन जब भगत सिंह के फांसी का दिन आया तो दिन तो 24 मार्च था। बाहर लगभग 5 लाख की भीड़ लाहौर सेंट्रल जेल के बाहर खड़ी थी और उस भीड़ ने तय किया था कि जिस दिन फांसी का डेट रहेगा, 24 तारीख को, 23 मार्च से भीड़ लग गई थी, जेल तोड़ दिया जाएगा और भगत सिंह और सारे साथियों को छुड़ा लिया जाएगा। अंग्रेजों को जब यह पता चला कि इतना और उतनी भीड़ को तो रोक पाना उस समय संभव ही नहीं था लाहौर में, यही कारण है एक दिन पहले ही फांसी दे दी गई, 23 मार्च 1931 को, जो शहीद दिवस कहलाता है। 23 मार्च 1931 को भारत के सपूत मां भारती के ये रणबांकुरे अपने देश को स्वतंत्रता आंदोलन के बलि वेदी पर बलिदान होने के लिए चल पड़े। आपको जान के आश्चर्य होगा, जब ये क्रांतिकारी अपने देश से इतना प्रेम करते थे कि इनको खाके वतन का हर जर्रा देवता लगता था। यानी अपने मातृभूमि से इन्हें इतना प्रेम था कि वतन का हर जर्रा, हर टुकड़ा इनके लिए देवता, ईश्वर के समान था। और जब रंग दे बसंती चोला का गायन करते हुए ये फांसी कर के तख्ते पर पहुंचते थे तो इनके मुख से अनायास ही निकल जाता था, मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मरकर भी न निकलेगी दिल से वतन की उल्फत, मेरे मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगा। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक युवाओं के मन में अपने देश के प्रति इतना प्रेम हो सकता है? मरकर भी न निकलेगी मेरे दिल से वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी, मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। उनकी अपूर्व देशभक्ति, कष्ट सहने का अदम्य साहस, देश के आजादी के प्रति सच्चा समर्पण तथा देश पर अपना सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना को देखकर उनके त्याग, तपस्या और बलिदान का बखान करते हुए हम उनके सम्मान में उनके शब्दों को इसी प्रकार कह सकते हैं कि प्यासी थी जमी लहू सारा पिला दिया, प्यासी थी जमी लहू सारा पिला दिया, मुझ पर कर्ज था मेरे वतन का, मैंने उसे चुका दिया। शायद क्रांतिकारी आंदोलन का यह वाक्य क्रांतिकारी आंदोलन में
क्रांतिकारियों के भूमिका का समग्र मूल्यांकन करता है। प्यासी थी जमी, लहू सारा पिला दिया, मुझ पर कर्ज था मेरे वतन का, मैंने उसे चुका दिया। तो ये था प्यारे विद्यार्थियों भारत के गौरव गाथा, स्वतंत्रता आंदोलन के स्वाभिमान का सूर्य क्रांतिकारी आंदोलन, जिसमें मैंने क्रांतिकारी आंदोलन के दोनों चरणों का बखान किया और सरदार भगत सिंह का भारत के क्रांतिकारी आंदोलन में मूल्यांकन भी किया। नेक्स्ट चैप्टर में अन्य इतिहास के या अन्य विषयों के अन्य लेक्चर के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, धन्यवाद। सोनू हम बंद कर दें? सो जाएगा आराम से, जाना चाहिए, बराबर बराबर करा।